हेलो गो क्रेजी लर्नर्स। तो आज हम रशियन रेवोल्यूशन के पार्ट सेकंड पे मूव करेंगे और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट वन। तो पार्ट वन में हमने रशियन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को समझा, रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, वहाँ पे क्या आइडियोलॉजीज़ थी, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा रशियन रेवोल्यूशन का ओवर इंडिया, इसके बारे में भी हमने पार्ट वन में देखा था। तो पार्ट टू में हम स्टार्ट करते हैं रशियन रेवोल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कमिंग ऑफ सोशलिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ड को पकड़ेंगे सोशलिज्म। व्हाट डज अ वर्ड सोशलिज्म मीन? सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म या समाजवाद, नाम से ही क्लियर है कि इसमें किसके बारे में बात करेंगे? हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। सोशलिज्म में सोसाइटी को सेंटर में रख के प्लान एंड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती हैं। मेनली फोकस यही रहता है कि सोसाइटी में जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करे गवर्नमेंट। ऐसी ही गवर्नमेंट को, ऐसी ही आइडियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। और ऐसे कंसेप्ट को फॉलो करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट। तो सोशलिज्म का कंसेप्ट तो पूरे रशिया में या पूरे यूरोप में फैलना चालू हो गया था। एक्चुअली में ये एकदम से नहीं आया, ये धीरे धीरे लोगों के सामने आना चालू हुआ। कुछ ड्रॉबैक्स आए कैपिटलिज्म के, तो उस कारण से सोशलिज्म का हाथ इन लोगों ने पकड़ लिया। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो ये आपको ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिलेगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, डेवलपिंग नेशन। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग नेशन में आपको क्या देखने को मिलेगी? पॉवर्टी। डेवलपिंग नेशन में उतना ज़्यादा विकास नहीं होता है, इसलिए कोशिश यही की जाती है कि गवर्नमेंट ट्रिगर्ड डेवलपमेंट देखने को मिले। कोशिश यही की जाती है कि सोसाइटी को सेंटर में रख के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाए। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो ये था सोशलिज्म का कंसेप्ट। अब सोशलिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के या प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट होते हैं। कौन? सोशलिज्म वाले। क्यों? क्योंकि नाम में ही यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, सोशल या सोसाइटी, यानी ये किसके बारे में बात करेंगे? पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और प्राइवेट जैसी चीज़ों को ये लोग अवॉइड करते हैं। सेकंड, ये कम्युनिटी ओन्ड, कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ अ पीपल ओन्ड रिसोर्सेज की बात करते हैं। यानी जो रिसोर्सेज होंगे वो कम्युनिटी के द्वारा ओन्ड होंगे, किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा ओन्ड नहीं किए जाएंगे। और ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कलेक्टिवली काम करने की। मतलब इनका मेजर फोकस यही रहता है कि हमें जो भी वर्क करना है वो कलेक्टिवली करना है, रिसोर्सेज को पूल करना है। इमेजिन करिए अगर कोई आपको कार बनानी है या सोशलिस्ट व्यक्ति को कोई कार बनानी है, तो वो क्या करेंगे? ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, नहीं ठीक है, लग रही है कार, हेडलाइट बना देते हैं, जलना चाहिए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, स्टीयरिंग तो दे दें। ये कार बना दी। अब सोशलिस्ट व्यक्ति क्या करेगा? ये कम्युनिटी की ओन्ड होगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सपोज करो टायर्स या जो व्हील है वो कौन बना रहा है? एक्स पर्सन बना रहा है। हेडलाइट और टेल लाइट कौन बना रहा है? वाई पर्सन बना रहा है। इसके मिरर्स कौन बना रहा है? जेड पर्सन बना रहा है। इसकी बॉडी कौन बना रहा है? ए पर्सन बना रहा है। तो ये सारे लोग मिलके काम करेंगे। प्लस वन मोर थिंग, जब ये लोग काम कर रहे हैं तो ये लोग अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे। पूल मतलब सारे लोग अपने अपने रिसोर्सेज लेकर आएंगे और किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे। जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है और ये मार्केट में बिकता है तो इसका जो प्रॉफिट अर्न होगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ अमाउंट में तो बिकेगा मार्केट में, जो इसका प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रपोर्शन के हिसाब से ये लोग आपस में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। यानी जिसका जितना काम उसको उतने पैसे दिए जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। अब मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ये तो पॉसिबल है ही नहीं,
ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी हम सुन ही नहीं सकते। तो एक आपके लिए हम आप क्वेश्चन देते हैं, क्या सोसाइटी विदाउट प्राइवेट ओनरशिप पॉसिबल है या नहीं। तो इसके ऊपर पूरा डिबेट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कमेंट सेक्शन में, वो अपन देखेंगे, लोगों के आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे और जो बेस्ट कमेंट होगा उसको पिन भी किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली किसमें, सोशलिज्म में। अब सोशलिज्म को फॉलो करने वाले अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग कंसेप्ट भी दिया। जैसे सबसे पहले हम बात करें रॉबर्ट ओवन की। ये रॉबर्ट ओवन कहते थे कि सोशलिज्म हमेशा कॉरपोरेटिव बेस होना चाहिए, मतलब लोगों का कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो कॉरपोरेट करे, किसी प्रोडक्ट को बनाए, वो उसको बेचे और जो भी प्रॉफिट है वो आपस में शेयर कर ले। ये कौन कहते थे, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रॉबर्ट ओवन। इन्हें एक सोसाइटी भी डेवलप की थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, जो यूएसए में थी। फिर दूसरे जो एक सोशल साइंटिस्ट है उनका नाम क्या था, लुई ब्लैंक। लुई ब्लैंक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट। इन्होंने कहा था कि अकेले कॉपरेशन से तो काम चलने वाला नहीं है। तो इन्होंने कहा कि कॉपरेशन तो चाहिए हमें, कॉरपोरेशन तो चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए या वो किसके द्वारा सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट होना चाहिए। ये इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कही थी। किसने, लुई ब्लैंक ने। इन्होंने कहा था कि जो भी मतलब कैपिटलिज्म वाली चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करो आप, वो हमें नहीं चाहिए है। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉफिट का डिवाइडेशन देखने को मतलब रखो, प्रॉफिट को डिवाइड होना चाहिए। थर्ड, जो वर्ल्ड मोस्ट फेमस फिलोसफर्स आए उनमें से एक कौन थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने साफ कह दिया कि आपको कैपिटलिज्म हटाना है। आपको क्या हटाना है, कैपिटलिज्म। अब देखो इसमें नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, कैपिटल और आईएसएम का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। थ्योरी, बहुत बढ़िया। आईएसएम का मतलब क्या होता है, थ्योरी। और कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा। वो इकोनॉमी या वो गवर्नमेंट जो इकोनॉमी या पैसे से ड्राइवन हो, वैसी आइडियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि कैपिटलिज्म हटा के आपको क्या फॉलो करना होगा अगर वेलफेयर लाना है, कम्युनिज्म। अब मन में ये क्वेश्चन आ गया, सर ये एक नया टर्म आ गया, कम्युनिज्म। याद रखना, सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ 50 शब्दों का खेल है। ये 50 शब्द आपने अगर पकड़ लिए ना तो पूरी सोशल साइंस आप ऐसे ही कर लोगे। कम्युनिज्म के बारे में बात करें तो कम्युनिज्म क्या है, वो गवर्नमेंट या वो थ्योरी जिसमें वर्कर्स को सेंटर में रख के, किसको सेंटर में रख के, वर्कर्स को सेंटर में रख के प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाए, ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म। एक्चुअली ये इनके साथ एक और व्यक्ति थे, फ्रेडरिक एंगल। इन्होंने भी यही मतलब थ्योरी दी और दोनों ने साथ में मिलकर ये वाला कंसेप्ट दिया। अब यही बाद में जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चालू हो गया। इन्होंने एक बहुत फेमस कोटेशन दिया था, वर्कर्स ऑफ द होल वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन। दुनिया के जितने भी लेबर हैं, जितने भी श्रमिक हैं, वो सब यूनाइट हो जाए, आपके पास आपकी जंजीरों के अलावा कुछ भी खोने का नहीं है। ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स। तो ये कुछ थ्योरीज आना चालू हो गई सोशलिज्म की। सोशलिज्म में भी अलग अलग तरीके से लोग डिमांड करने लगे कि हमें किस तरीके से सोशलिज्म को अडॉप्ट करना होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने ये भी कह दिया कि सोशलिज्म एक फ्यूचर व्यू है। अल्टीमेटली मतलब सोशलिज्म फ्यूचर में ही आने वाला है और उसमें भी सबसे प्रायोरिटी किसकी रहेगी, कम्युनिज्म की। मतलब फ्यूचर में लेबर या वर्कर्स की ही आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन देख लें। हमने क्या देखा, सोशलिज्म के बारे में, जिसमें सोसाइटी को सेंटर में रख के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ज़्यादातर डेवलपिंग नेशन में होता है, क्यों, पॉवर्टी के कारण। पॉवर्टी है इसलिए ज़्यादातर वेलफेयर देखने को मिलेगा। प्राइवेट ओनरशिप को कम किया जाता है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज रहते हैं, कलेक्टिव काम किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक कार के भी एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने 3 सोशल साइंटिस्ट फिलोसफर्स के बारे में डिस्कस किया, रॉबर्ट ओवन जिन्होंने कॉपरेशन को प्रमोट करने की बात की, लुई ब्लैंक जिसमें कॉपरेशन प्लस गवर्नमेंट को
प्रमोट करने की बात की कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो ही ये चीज़ पॉसिबल होगी। फिर आए कार्ल मार्क्स विद फ्रेडरिक एंगल, जिन्होंने कैपिटलिज्म को हटा के कम्युनिज्म यानी वर्कर्स को सेंटर में रख के जो थ्योरी काम करे उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये वाला कंसेप्ट दिया। सो इज दैट क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक है सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म। सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मज़ा तो आने वाला है, आपको सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि उसको रट नहीं सकते आप। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कैरेक्टर रट सकते हो, कैरेक्टर के काम सिमिलर रहेंगे, ये बात याद रखना। आप चाहे हिटलर देख लो, चाहे माओ जेडोंग देख लो, चाहे चंगेज़ खान को लेकर आ जाओ, ये सारे कैरेक्टर के नाम अलग हैं पर उनके चलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, हर एक उनकी पॉलिसीज़ में झलकेगा। बिल्कुल सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अपन टॉपिक से भटकते ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो 1870s के पास में इंटरनेशनली सोशलिज्म पॉपुलर होना चालू हो गया। काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में सोशलिज्म के चर्चा होने लगे, सोशलिज्म के बारे में बात होने लगी, और एक यूनिट या एक इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। जर्मनी, इटली जैसी जगह में वर्कर्स यूनाइट होने लगे काफ़ी ज़्यादा। अब जब वर्कर्स यूनाइट होंगे तो वो एगिटेशन करेंगे, वो विरोध करेंगे। तो इनके विरोध से ये फ़ायदा हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जो वर्किंग आवर बढ़ चुका था वो रिड्यूस हो गया। वो क्या हो गया? रिड्यूस। स्पेलिंग नहीं आती हमको, बड़ी प्रॉब्लम है। और वो रिड्यूस होने के साथ साथ एक और चीज़, यहाँ पे वर्कर्स को मिल गया राइट टू वोट। अब ये डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट किसकी होगी, यानी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स किसके हाथ में आ गया? वर्कर्स के हाथ में आ गया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त देखने को मिली। जर्मनी में वर्कर एसोसिएशन बनना चालू हुआ, जर्मनी में हो गया, फ्रांस में देखने को मिला, ब्रिटेन में लेबर पार्टी वगैरह इस्टेब्लिश होना चालू। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर सोशलिज्म फैलना चालू हो गया, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा था सोशलिज्म का आइडिया। लोग चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे गरीबी वहाँ पे यूरोपियन सोसाइटी में ज़्यादा थी, लोग चाहते थे कि सोसाइटी को सेंटर में रख के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होनी चाहिए। और इसी के चलते एक पूरी की पूरी पेरिस कम्यून ऑर्गेनाइज की गई। क्या ऑर्गेनाइज की गई? पेरिस कम्यून, जिसका मोटिव यही था कि पूरे वर्कर्स को यूनाइट करना है। और ये लोग यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे रेड फ्लैग, एक रेवोल्यूशन को डिनोट करने के लिए, एक एरा चेंज को सिंबलाइज करने के लिए कि हम लोग यूनाइट हो चुके हैं, एक नया सिस्टम आने वाला है जिसमें सेंटर में वर्कर्स को रखा जाएगा, उनकी राइट्स के बारे में बात की जाएगी, उनके वेलफेयर के लिए ही काम किया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो पेरिस कम्यून में इसमें मार्शल्स को काफ़ी ज़्यादा सिंबलाइज किया गया, स्ट्रगल ऑफ लिबर्टी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये तो हो गया यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड जो चल रहा था वो कंप्लीट। यहाँ से हम नई चीज़ के बारे में बात करेंगे और चैप्टर के मेन पार्ट की तरफ आएंगे, दैट इज रशियन, या रश इसको बोलते हैं, रश, वहाँ पे इसको रश लिखते हैं, रेवोल्यूशन। अपने यहाँ पे रशिया, हिंदी में रूसी क्रांति। रशियन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें मेजरली 2 इवेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और दोनों ही इवेंट 1917 में देखने को मिले। फर्स्ट इवेंट क्या है? फरवरी रेवोल्यूशन। और सेकेंड इवेंट क्या है? अक्टूबर रेवोल्यूशन। इट्स नॉट रेवोल्यूशन, हम कह रहे हैं ना हमारी स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा वी, इट्स रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों रेवोल्यूशन देखने को
मिले थे रशियन रेवोल्यूशन। मतलब मेजरली हम इन दोनों इंसिडेंट्स को ही डिस्कस करेंगे अपने पूरे के पूरे अब आने वाले लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं पहले रशियन एम्पायर से, कि रशिया का एम्पायर, रशियन एम्पायर, आप सोचिए रशिया आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशन है, और इससे भी बड़ा वो 1914 के पास में था। मतलब वो ईस्टर्न फ्रंट पे पूरे स्ट्रेच था, वेस्टर्न फ्रंट में फिनलैंड तक फैला हुआ था। मतलब वो सेंट्रल एशिया पूरी तरीके से उसके हाथ में था। उसका जो स्ट्रेच था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा। ये तो पहली चीज़ होगी, यानी जोग्राफिकल स्ट्रेच क्या है उसका, जोग्राफिकल स्ट्रेच बहुत वास्ट। प्लस डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी है, वहाँ पर बुद्धिज़्म भी, वहाँ पर मुस्लिम भी। तो ऐसी डाइवर्स नेशन भी है। ऐसा नहीं है कि वो डाइवर्स नेशन नहीं था, वो जोग्राफिकली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वो डाइवर्सिटी के बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेशन था। इज़ दैट क्लियर टू यू? यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ, जो मेजॉरिटी है वो फॉलो करती थी ऑर्थोडॉक्स, या वो थी ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक क्रिश्चियंस, या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। और ये एक प्रकार से ड्राइवन था फ्रॉम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से। यानी ये लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी में कैथोलिक क्रिश्चियंस ही देखने को मिले इस पर्टिकुलर जगह पे। अब आप लोग सोचोगे सर ये कैथोलिक क्रिश्चियन क्या है? तो क्रिश्चियनिटी में दो पर्टिकुलर डिवीज़न देखने को मिलते हैं। एक होते हैं प्रोटेस्टेंट और एक होते हैं कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट वो जो न्यू आइडियोलॉजीज़ को एडॉप्ट कर चुके हैं, जो न्यू आइडियोलॉजीज़ को एडॉप्ट कर चुके हो। कैथोलिक्स वो जो ओल्ड आइडियोलॉजीज़ के थ्रू वर्क करते हैं। बस यही अंतर है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में। प्रोटेस्टेंट ज़्यादा रिच हैं एज़ कंपैरिजन टू कैथोलिक्स, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं पूरे वर्ल्ड के एक प्रकार से, या हर एक जगह को डेवलप करने में इनका पूरा योगदान, या यूँ कहो काफ़ी ज़्यादा डोनेशन वगैरह भी ये लोग करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेजॉरिटी क्या थी, ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। और यहाँ का किंग कौन था सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, तो वो लिख लीजिए आप, किंग। इसको हम फनी वे में प्रोनाउंस करते हैं ज़ार। ज़ार मतलब होता है किंग। इसकी स्पेलिंग दो तरीके से लिख सकते हो, TSAR और CZAR। ज़ार निकोलस सेकेंड। स्पेलिंग कंप्लीट नहीं लिखी है, ज़ार निकोलस सेकेंड। तो मज़ेदार में इसको हम बोलते हैं ज़ार भैया निकोलस सेकेंड। तो यहाँ के ये कौन थे? किंग थे। और इस तरीके से रशिया का एक एक प्रकार से पूरा हल्का सा अपन ने पास्ट डिस्कस कर लिया कि वो कैसे जोग्राफिकली था, कैसे वो लिंगुअली देखने को मिला, कैसे वो डाइवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिली, मेजर रिलीजन क्या था, और किंग उस वक्त कौन था? ज़ार निकोलस सेकेंड। कौन था किंग? ज़ार निकोलस सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिलीजियस और जोग्राफिकल। अब हम बात करते हैं, लेट मी रब इट। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बोरिंग भी होगा। बोरिंग तो नहीं है, बोरिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। सिखाता है सही क्या है, गलत क्या है, सिखाता है कि कब क्या डिसीजंस आपको लेने हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सोशल साइंस कभी काम में नहीं आने वाली। बीइंग अ टीचर ऑफ हैविंग 7 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस, सोशल साइंस कभी काम में नहीं आने वाली। सिर्फ एक जगह काम में आएगी, एंड दैट इज़ नोन एज डिसीजन मेकिंग। अब वो आप लोग डिसाइड कर लो कब करते हो या नहीं करते हो, दैट्स अप टू यू, जान लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रशिया की इकोनॉमी के बारे में, कि रशिया की इकोनॉमी कैसी थी। ज्योग्राफी देख ली, कल्चरल भी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो रशिया की इकोनॉमी को समझना है तो पहले दुनिया की हर एक प्राइमरी इकोनॉमी को समझना होगा।
इनिशियली जो ह्यूमंस थे वो ज़्यादातर किस काम को करते थे? एग्रीकल्चर को। किस काम को करते थे? एग्रीकल्चर। सेम तरीके से रशिया में भी मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट इज 85% पॉपुलेशन क्या करती है? एग्रीकल्चर। उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, 1914 के पास के बारे में बात कर रहे हैं। 85% पॉपुलेशन क्या कर रही है? एग्रीकल्चर कर रही थी। इंडस्ट्रीज़ थी पर कुछ ही जगह लोकेटेड थी। इंडस्ट्रीज़ थी वो सिर्फ 2 या 3 जगह लोकेटेड थी, जिसमें एक फेमस है मॉस्को, आपने नाम सुना होगा, प्लस सेंट पीटर्सबर्ग। ये 2 जगह इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। ऑल्दो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी किए गए। अब इंडस्ट्रीज़ को अगर आपको प्रमोट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना होगा। सेकेंड थिंग, आपको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को प्रमोट करना होगा और एक्सेस टू द मार्केट। ये ऐसे कुछ काम कर लोगे तो आपके यहाँ इंडस्ट्रीज़ ऑटोमेटिक डेवलप होना चालू हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया? रेलवे को प्रमोट किया। रेलवे को क्या किया? प्रमोट। कोल प्रोडक्शन को 2 टाइम्स इंक्रीज किया। आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन को अप्रॉक्स 4 टाइम इंक्रीज किया। ऐसे कुछ काम इन्होंने किए। प्लस एफडीआई लेकर आए, यानी एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर से पैसा आपके देश में आता है, किसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है, कोई भी सपोज करो यूएसए से पैसा आपके देश में आया और कोई कंपनी स्टैब्लिश की गई उस पैसे से, या यूएसए की कोई कंपनी ने इंडिया में उस पैसे से या जो वो पैसे लेकर आया उससे कोई कंपनी स्टैब्लिश की, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसी कुछ चीज़ें जब आना चालू हुई तो रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हुआ। इज़ दैट क्लियर टू यू? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हम मिटा देते हैं क्योंकि अब कनेक्ट करना पड़ेगा अपन को चीज़ें। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। पैरेलल लिखते जाया करो आप लोग अपनी कॉपीज़ में, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है? स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीथिंग इज अ शॉर्टकट। तो हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ की। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चालू हुआ, रशिया में लेट स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूरोप में 1750s के पास में ही स्टार्ट हो चुका था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ कि जो काम गांव में लोग करते थे या जो काम हाथ से किया जाता था, अब वो किससे होने लगेगा? बहुत बढ़िया, मशीन से। किससे होने लगेगा? मशीन से। और जब वो काम मशीन से होने लगेगा तो इससे लोग क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कोई आपको कपड़े का काम करना है, या सपोज करो कोई पैंट शर्ट बनाने है, या फिर कुछ भी आपको काम करना है, कोई मशीन बनाना है। वो मशीन आप अपने हाथों से बनाओगे 10 डेज़ में, और वही मशीन अगर कोई मशीन बना रही है तो वो 1 दिन में बना लेगी, 1 घंटे में बना लेगी। तो इफ़िशियंसी किस में ज़्यादा होगी? मशीन में। तो लोग किसको प्रेफर करेंगे? मशीन से काम कराना चाहेंगे। और ह्यूमंस उसके कारण क्या होते गए? अनएम्प्लॉयड होते गए। इसके कारण काफ़ी सस्ते वैल्यू पे, काफ़ी कम वैल्यू पे लोग क्या करने लगे? काम करने लगे। वो चाहते थे कि थोड़े जितना भी हो बहुत कम वेजेस में हमें काम दे दो। तो वेजेस की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? बहुत ज़्यादा ड्रॉप। वेजेस की वैल्यू ड्रॉप होने से एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ा। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पुअर, मतलब क्वालिटी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। कंडीशन ऑफ वर्कर्स क्या होती गई? पुअर होती गई। वर्कर्स में जो वर्कर्स यहाँ पे आए इंडस्ट्रीज़ में, वर्कर्स, इनमें डिवाइड देखने को मिला। डिवाइड कैसा? कुछ वर्कर्स थे जो अर्बन एरियाज़ के थे और काम कर रहे थे, और कुछ वर्कर्स जो थे वो रूरल एरियाज़ के थे। मतलब इनका ग्रुप अलग, इनका ग्रुप अलग। कुछ वर्कर्स थे जो स्किल्ड थे और कुछ वर्कर्स थे जो अनस्किल्ड थे, यानी इनका ग्रुप अलग, इनका ग्रुप अलग। वर्कर्स में क्या देखने को मिला? डिवाइड देखने को मिला। और इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखना, जब इंडस्ट्रीज़ आई, लोगों की वेजेस कम हुई, तो एक कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, जितने हाथ होंगे, थंब बना देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हाथ बनाए, पता नहीं किसका है, ठीक है। जितने हाथ होंगे उतना क्या आएगा आपके घर में?
पैसा। तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे, इन्वॉल्व होने लगे इंडस्ट्रीज़ के लिए, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, सारे लोग कहाँ पे काम करने लगे, इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। और इसी दौरान क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों, अब भी ये बात याद रखना, जितने हाथ उतना पैसा। आप लोग एक नॉर्मली देखिए, आप लोग अपने आजू बाजू देखिए, एक जो पुअर फैमिली है या जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस जिसका स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ चाइल्ड काउंट करना, तो वो रहेंगे 4, 5, 6, 7। और जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं या डेवलप्ड हैं, वहाँ उनके चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व करना, तो वो लोग क्या रहेंगे, 2 या मैक्स टू मैक्स 3। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। जितने हाथ रहे, मतलब बर्थ रेट क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। और यही एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाला है। अभी इसको दिमाग में एक इक्वेशन बना के रखो, ये जो चीज़ है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। कुछ टाइम में आप देखोगे क्या, फूड ग्रेन्स शॉर्टेज हुआ, ठीक है। तो हर चीज़ आपस में क्या है, रिलेटेड है, ये बात मत भूलना आप। सोशल साइंस पूरी तरीके से क्या है, रिलेटेड है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, फूड शॉर्टेज देखने को मिला। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक और चीज़ ऑब्जर्व करना, क्या हुआ जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो वुमेन्स भी बढ़ चढ़कर इंडस्ट्रीज जाने लगे। अप्रोक्स 31% ऑफ वर्कफोर्स मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें 30, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 31 क्या थी, वुमेन्स थी। मतलब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट जल्दी होने वाला था, ये बात तो तय थी। और ये अकेला रशिया की बात नहीं है, ये लगभग हर यूरोपियन देश की बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वुमेन्स भी काम पे जाने लगी। और जब भी मतलब घर में डिसीजन कौन लेता है आपके, जो पैसे कमा के लाता है। तो यहाँ पे भी जब वुमेन्स पैसे कमा के लाने लगी तो वुमेन का क्या हुआ, एम्पावरमेंट। देखो अपन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि हर चीज़ क्या है, रिलेटेड है, एम्पावरमेंट। इसलिए देखते होगे कि यूरोपियन सोसाइटी की वुमेन का स्टेटस अलग है एज कंपैरिजन टू जो सोसाइटी जो डेवलपिंग स्टेट की हो या डेवलपिंग नेचर की हो, क्योंकि वहाँ पे वुमेन के हाथ में अभी काम नहीं आ पाया है। फिर हम बात करते हैं, ये तो चीज़ें देखने को, साउथ रशिया में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। साउथ रशिया में ये हुआ कि पीजेंट और लैंड ओनर्स आपस में लड़ने लगे। पीजेंट ज़्यादा थे, क्यों, क्योंकि सोसाइटी हमेशा, या सोसाइटी का स्ट्रक्चर, दुनिया में कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी, उसका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा रहेगा, पिरामिड शेप का रहेगा। कैसा रहेगा, पिरामिड। टॉप पे कौन रहेंगे, लीडर्स, बीच में कुछ और, नीचे कुछ और बॉटम पे क्या रहेंगे, कॉमन पीपल्स। ठीक है, बॉटम पे कौन रहने वाले, कॉमन पीपल्स, लेबर कह दो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो बॉटम पे ये लोग, ये हर एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। साउथ रशिया में यही देखने को मिला, लेबर्स ने बड़े बड़े लैंड ओनर्स को मारना चालू कर दिया और उनकी ज़मीनों को अपने अंडर में ले लिया। और ये 1905 आते आते पूरे के पूरे रशिया में ये वाला काम देखने को मिला। क्या काम, कि लेबर वर्सेस लैंड ओनर। और हार किसकी होगी, जिनके नंबर्स कम है। तो यहाँ पे नंबर्स किसके कम हो जाएंगे, लैंड ओनर्स के, और लेबर की जीत होने वाली है। यानी एक प्रकार से लेबर्स को एक एज इंपॉर्टेंस या एज बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना ही अपन रखते हैं। फिर नेक्स्ट अपन क्लास में सोशलिज्म इन रशिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि रशिया में किस तरीके से सोशलिज्म आया। ये तो पूरे यूरोप में फैलना चालू हो गया था, रशिया की इकोनॉमी को जान लिया। देन आफ्टर हम लोगों ने रशिया के रिलीजियस को भी जाना, रिलीजियस कंपोजिशन को भी जाना, फिर हम लोग ने एथनिक कंपोजिशन को भी जाना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्या देखेंगे, सोशलिज्म इन रशिया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको क्वायरीज वगैरह हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आप मतलब डाउट पूछ सकते हैं। नीचे हम व्हाट्सएप नंबर भी आपको अवेलेबल करा देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद गो क्रेजी।